डिमांड साइड, ध्यान रखिएगा रिकार्डो की थ्योरी सप्लाई साइड ओरिएंटेड है, ठीक है, लेकिन जो जेएस मिल का प्रिंसिपल है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, ये आपका डिमांड साइड ओरिएंटेड थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी का नाम ही क्या है आपका, रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग। तो कहीं पे नोट कर लीजिएगा, मिल की थ्योरी आपकी डिमांड साइड है, मांग पक्ष की है, और रिकार्डो की थ्योरी आपकी सप्लाई साइड की थ्योरी है, ठीक। तो जब मैं बार बार कह रही हूँ रेसिप्रोकल डिमांड, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग होती क्या है आपकी। तो पारस्परिक मांग, अगर हम डेफिनेशन की बात करें या रेसिप्रोकल डिमांड की हम परिभाषा पे जाएं, डेफिनेशन पे जाएं, तो ये आपको दिखाता है इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्री इन द अनदर कंट्री। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप दो देश ले रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, सपोज, ठीक है, एक कमोडिटी एक्स है जो कंट्री ए में प्रोड्यूस होती है, एक कमोडिटी वाई है जो कंट्री बी में प्रोड्यूस होती है। तो रेसिप्रोकल डिमांड क्या दिखाता है कि कंट्री ए में, ठीक है, जहां पर वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं होता, उस कंट्री में वाई कमोडिटी की कितनी डिमांड है, इंटेंसिटी क्या है, वो हद क्या है, किस हद तक मांग करता है एक देश दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को, उस चीज को हम रेसिप्रोकल डिमांड कहते हैं। अगर बी कंट्री की बात करूं, तो बी कंट्री में एक्स कमोडिटी की डिमांड कितनी है, उसको हम चेक करते हैं रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका एक इंडिया है, प्लीज जब मैं आप लोगों को क्लास में सिलेबस पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड ही करिए। लास्ट के 5 मिनट हम डिस्कशन कर लेंगे, चाहे आपके एग्जाम की डेट का हो, चाहे वाइवा की डेट का हो, जो भी आपके इससे डिफरेंट टॉपिक हैं क्वेश्चंस के, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बीच टॉपिक में आप लोग मैसेज करोगे तो मेरा भी ध्यान वो हो जाएगा, डाइवर्ट होगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर मान लीजिए ए में कह रही हूँ इंडिया है, बी बोल मान लीजिए चाइना है, ठीक है। अगर इन दोनों कंट्रीज में आपको रेसिप्रोकल डिमांड समझना है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया राइस का प्रोडक्शन कर रहा है और ये मोबाइल फोन्स का कर रहा है, तो क्या होगी आपकी इंटेंसिटी, रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, मतलब मोबाइल कितना मांग किया जा रहा है इंडिया में, इसको हम कैसे चेक करेंगे, रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू। या फिर चाइना में राइस का कितना डिमांड हो रही है इंडियन राइस की, उसको हम चेक करेंगे रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू। तो मतलब रेसिप्रोकल डिमांड या पारस्परिक मांग, जो टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है, म्यूचुअलिटी की या रेसिप्रोकैलिटी की, वो कहता क्या है कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। मतलब जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात ना करके, जो दूसरी कंट्री है उसके प्रोडक्शन, जो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी डिमांड की बात करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्री इन अनदर। मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, क्या तीव्रता है मांग की, उस तीव्रता को हम मेजर करते हैं रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू, जो कि हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, उस देश में क्या मांग होगी दूसरे प्रोडक्ट की, उसको हम चेक करते हैं पारस्परिक मांग से। तो रेसिप्रोकल डिमांड की बात की जब हम करते हैं, तो रेसिप्रोकल डिमांड का टूल यूज किया जेएस मिल ने फर्स्ट टाइम डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को। तो हम जब इंटरनेशनल ट्रेड कह रहे हैं, तो दैट मीन्स दो कंट्रीज हैं आपकी, और आपकी दो कमोडिटीज भी होंगी जिनके बीच में एक्सचेंज होगा। तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू डिटरमाइन करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि व्यापार की शर्त क्या होगी। तो बेसिक टूल जो है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है जेएस मिल का, कि ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है डिफरेंट बना रहा है बाकी थ्योरीज से, जेएस मिल की थ्योरी को। है तीनों आपके क्लासिकल मॉडल्स, क्योंकि आपने चाहे एडम स्मिथ पढ़ा हो, चाहे रिकार्डो पढ़ा हो, चाहे आप मिल पढ़ो, तीनों ही आपके रिकार्डो के क्लासिकल मॉडल्स हैं। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे, थ्रू रेसिप्रोकल डिमांड। जो व्यापार की शर्त है वो कैसे निर्धारित हो रही है, पारस्परिक मांग के बेसिस पे डिटरमाइन होगी। आप जब अपना सिलेबस देखोगे, तो सिलेबस में आप लोगों को दो डिफरेंट टॉपिक दिख रहे होंगे, एक आपकी रेसिप्रोकल डिमांड और दूसरा आपका है ऑफर कर्व। एक रेसिप्रोकल डिमांड है और दूसरा आपने ऑफर कर्व का एक टॉपिक दिया होगा सिलेबस में, ठीक है। ये दोनों थ्योरीज आपकी अलग नहीं है, एक ही थ्योरी है आपकी, बस दो लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज से इसको एक्सप्लेन किया है। जब आप पारस्परिक मांग की बात करते हैं, तो पारस्परिक मांग का सिद्धांत मिल का है,
ठीक, जेएसमिल ने दिया। अगर आपसे ऑफर कर्व पूछा जाता है तो ऑफर कर्व का सिद्धांत मार्शल एंड एजवर्थ ने दिया। ठीक है, बेसिकली आप मार्शल का नाम लेते हैं ऑफर कर्व के लिए। तो दोनों थ्योरी का क्रक्स एक ही है, कंक्लूजन एक ही है, बस बताने का तरीका अलग है। मार्शल ने अपने इसको ऑफर कर्व से बताया, प्रस्ताव वक्र के थ्रू बताया, एक्सप्लेन किया, और मिल ने इसको पारस्परिक मांग के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो दोनों थ्योरीज आपकी एक ही चीज बताती हैं। तो एग्जाम में चाहे आपसे जेएस मिल की थ्योरी के नाम से पूछा जाए, चाहे आपसे पारस्परिक मांग पूछा जाए, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल डिमांड पूछा जाए, या फिर आपसे ऑफर कर्व प्रिंसिपल पूछा जाए, या फिर मार्शल की थ्योरी पूछी जाए, आपको लिखना इन दोनों के ही बारे में है। क्योंकि लॉन्ग में आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करना है, और अगर शॉर्ट में आता है क्वेश्चन तो शॉर्ट में आपको अपने हिसाब से कट करना पड़ेगा उसको। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपकी दोनों थ्योरी एक ही है, हम एक ही साथ इन दोनों को पढ़ रहे हैं, बस हम टूल्स अलग अलग यूज करेंगे इसमें। जैसे ही ऑफर कर्व उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो आपकी मार्शल और एजवर्थ की थ्योरी बन जाती है। जब तक आप रेसिप्रोकल डिमांड की बात कर रहे हो तब तक वो जेएसमिल की थ्योरी है। तो आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, आपको लिखना साथ में ही पड़ेगा, और बुक्स में भी आपको साथ में ही मिलेंगी दोनों थ्योरी। तो यह आपका एक टॉपिक है, जो रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व का टॉपिक है। आपके सिलेबस में इस साल जो आपका सिलेबस है उसमें 3 ही थ्योरीज दे रखी हैं, एक एडम स्मिथ की है, एक रिकार्डो की है, और एक मिल की थ्योरी। ठीक है, लेकिन इतने में आपकी फर्स्ट यूनिट अभी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, बट मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी, हैबरलर की थ्योरी। वो आपके सिलेबस से कट गई है, कर्टल्ड है इस साल, बट आप लोगों का पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन बच्चों को आगे इकोनॉमिक्स परस्यू करना है, हैबरलर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है नियो क्लासिकल की। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम में या फर्दर आगे मास्टर्स में काम आएगा हैबरलर। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग इसको डिस्कस करके ही फर्स्ट यूनिट खत्म करेंगे। तो टेक्निकली जब हमारा मिल खत्म होगा, जेएस मिल, उस टाइम पे हमारी फर्स्ट यूनिट भले ही खत्म हो जाए, बट एक टॉपिक एक्स्ट्रा आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी हैबरलर का। तो उसमें क्वेश्चन मत करिएगा कि टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया है, जिनको नहीं पढ़ना है वो फ्री है, क्लास मत अटेंड करिएगा। बट जिनको आगे इकोनॉमिक्स रखना है, इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आते हैं अब एजम्पशंस पे, कि जेएस मिल ने अपने क्या एजम्पशन लिए थे, इस मॉडल के एजम्पशंस क्या क्या हैं। जब एजम्पशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपका क्लासिकल स्कूल है। तो क्लासिकल स्कूल की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कंपटीशन होगा मार्केट में, कौन सी प्रतियोगिता पाई जाएगी? बताइए, दो थ्योरीज आप लोग क्लासिकल स्कूल्स की पढ़ चुके हैं। रिस्पॉन्ड करिए स्टूडेंट्स। दो थ्योरीज आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को नहीं पता क्लासिकल स्कूल में कौन सा मार्केट होता है, कंपटीशन कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से वाइवा में पूछे जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होगा आपका क्लासिकल स्कूल्स में, जो आपका क्लासिकल विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, इस वजह से आप जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा, या रोजगार की स्थिति क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। सूरज, जिसने कैपिटल मार्केट लिखा है, अपने प्लीज इसको रिफाइन करिए, आपको पता नहीं कहाँ से कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट मिल गया, वहां पे कैपिटल मार्केट वहां नहीं है फ्री क्लासिकल स्कूल्स में। तो पहला जो हमारा एजम्पशन है वो हम मान कर चलते हैं 2x2 मॉडल। 2x2 जब मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, देर आर टू कंट्रीज, दो देश होंगे, एंड देर आर टू कमोडिटीज। ठीक है, पहली मान्यता क्या है कि इस मॉडल में आपके दो देश हैं, ए एंड बी सपोज, और दो कमोडिटीज हैं, दो वस्तुएं हैं, जिसको हम कह रहे हैं एक्स एंड वाई इफ सपोज। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, 2x2 का मॉडल है आपका, टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटीज। सेकेंड हम कह रहे हैं
जो रिटर्न्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आर एप्लीकेबल। मतलब हम कह रहे हैं कि जो आपकी पैमाने की प्रतिफल है वो क्या है, स्थिर है। मतलब आप जितना इनपुट लगा रहे हो एज इट इज उतना ही आउटपुट आपको मिल रहा है। जितना आप लगाएंगे अपना मटेरियल उसी दर से आपका आउटपुट भी या जो आपका निर्गत है वो भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। तो मतलब आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल है मार्केट में। थर्ड आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें अगर, तो क्लासिकल स्कूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, परिवहन लागत। आरटीएस मतलब रिटर्न्स टू स्केल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है आरटीएस, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल के पैमाने। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, क्लासिकल स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ थी, ठीक, क्योंकि हम मानते हैं कि क्लासिकल स्कूल मानता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परिवहन लागत आपकी 0 के बराबर है। तो इनका नेक्स्ट एजम्पशन है। फिर आपका परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी बाजार में और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, पूर्ण प्रतियोगिता होगी जिसमें कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, टेस्ट आपका चेंज नहीं होगा, जो भी लोगों की वरीयता है, प्रेफरेंस है, स्वाद है, टेस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टेस्ट आपका कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम। सिक्स्थ आपका क्या है, फ्री ट्रेड बिटवीन द नेशंस। अच्छा, अगर मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ कि लोगों की वरीयता में टेस्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो क्यों हम ये एजम्पशन क्यों इम्पोर्टेंट है मानना कि टेस्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है कि हम यहाँ पर वरीयता या प्रेफरेंस या टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं कि लोगों का टेस्ट नहीं चेंज हो रहा। जी अर्पित बताइए, अपना हैंड रेस किया है। बदल जाएगा। इस वजह से हम मान के चलते हैं कि हमें जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, लोगों की प्रेफरेंस वही होगी जो हम जिस टाइम पे हमने मॉडल शुरू किया है उस टाइम पे थी, ताकि आपका डिमांड साइड में कोई अंतर ना आए। क्योंकि द मोमेंट आपके डिमांड में चेंजेस आए तो अगर कंट्री अपने एच पे नहीं पूरा कर पा रही है प्रोडक्शन, अपने सारे रिसोर्सेज को पूरा करके भी नहीं डिमांड को फुलफिल कर पा रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करने लगते हैं, आयात निर्यात की बात करते हैं, तो मतलब फिर हम बात कर रहे हैं कि आपका मॉडल इंटरनेशनल ट्रेड का हो रहा है, वहां से डिस्टर्बेंसेज स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आप कह रहे हो कि टेस्ट यहाँ पर कॉन्स्टेंट आप लेके चलोगे, ताकि आपको डिमांड साइड में कोई अंतर नहीं करना है, डिमांड आपका फिक्स है। जो लास्ट एजम्पशन है वो आपका क्या है कि ये जो थ्योरी है वो उसका बेसिस क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कि मिल का सिद्धांत आपका तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके बेसिस पे जो एजम्पशंस है इनके बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि रेसिप्रोकल डिमांड कैसे डिटरमाइन करेगी टर्म्स ऑफ ट्रेड को, या जो अभी हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल डिमांड की पारस्परिक मांग का के थ्रू हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं व्यापार की शर्त, कि अल्टीमेट हमें करना क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करना है। ठीक, तो क्योंकि हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, इंटेंसिटी की बात करें कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री की डिमांड क्या होगी।
हम उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें अगर पता होगा कि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है या इवन इंडिया में यूएस के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो उसके हिसाब से हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। या व्यापार की शर्त का निर्धारण ही आपका इसके बेसिस पे होगा कि आपकी इकोनॉमी में कितना आप डिमांड कर पा रहे हो, कितनी मांग कर पा रहे हो दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को। तो हमें करना क्या है, टीओटी डिटरमाइंस बाय इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड। मतलब हमें क्या देखना है कि डोमेस्टिक कंट्री में फॉरेन गुड की डिमांड कितनी है, और दूसरी चीज क्या देखनी है, फॉरेन कंट्री में डोमेस्टिक गुड की डिमांड कितनी है। मतलब जो हमारा घरेलू देश है, इस देश में जो हम बाहर का देश ले रहे हैं उसकी मांग कितनी होगी, और बाहर वाले देश में हमारे घरेलू उत्पादन की डिमांड कितनी है। इन दोनों के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करते हैं रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी टर्म्स ऑफ ट्रेड के सेंस में, कि जब आपको व्यापार की शर्त निर्धारित करनी है तो आप कैसे दिखाएंगे कि रेसिप्रोकल डिमांड का रोल क्या है। तो हम आते हैं इस पे कि आपका नेक्स्ट जो हमने टूल यूज करना है, ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र। रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट किसी को? तो फ्री ट्रेड मतलब हम कह रहे हैं कि जब कोई टैरिफ या कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि द मोमेंट गवर्नमेंट विल एंटर इन द सीन, वो क्या करेगी, टैक्स इम्पोज करेगी, अपने रेगुलेशंस बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड स्टार्ट होगा। तो क्लासिकल स्कूल का एजम्पशन है, क्लासिकल विचारधारा की मान्यता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जब सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये आपका मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके की पॉलिसीज या कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बढ़े इस पॉइंट से। देखिए, टेस्ट का जो एजम्पशन है, वरीयता का जो एजम्पशन है, वो सिंपली आपका लिखा होता है बुक्स में कि टेस्ट या प्रेफरेंस में कोई अंतर नहीं है, वो आपका स्थिर रहेगा। स्थिर क्यों रहेगा, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रही थी। क्योंकि अगर टेस्ट में अंतर आता है, अगर आपके स्वाद में अंतर आता है, आपकी वरीयताओं में अंतर आता है, तो उसका डिमांड पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको कोई चीज आज पसंद है, मान लीजिए 1 महीने बाद नहीं पसंद आती, तो आपका टेस्ट उसके लिए खराब हो चुका है, आप आपकी वरीयता उसके लिए नहीं है अब। तो मतलब आप अगर पहले किसी चीज का कंजम्पशन 10 यूनिट कर रहे थे, अब आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद है, तो ऑब्वियसली आप उसका 10 यूनिट तो कंजम्पशन नहीं करोगे, या उससे बढ़ाओगे नहीं कंजम्पशन, उसका उपभोग आपका 10 यूनिट से कम ही होगा। तो अगर आपने 10 से 8 कर दिया उसका कंजम्पशन, और इकोनॉमी में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबने अगर 2-2 यूनिट उसका कंजम्पशन कम कर दिया, तो अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड है, जो आपकी समग्र मांग है, वो उसकी नीचे हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी मांग कम हो गई, तो मतलब आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर पहले अपना उत्पादन कर रहा था पहले की मांग के हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि टेस्ट में अंतर आएगा, तो उसने तो ज्यादा उत्पादन कर दिया, आपके पास बफर स्टॉक हो गया, और डिमांड कम हो गई। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, उस हिस्से का कोई क्या करेगा, तो मतलब वो आपका वेस्ट जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपका टेस्ट में अंतर आता है, या फिर कोई चीज आपको अचानक से बहुत अच्छी लगने लग गई, पहले आप 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब आपको उसकी 15 यूनिट अच्छी लग रही है, आप जैसे इकोनॉमी में बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या हो रहा है कि उसकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, जबकि पूरी इकोनॉमी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी बढ़ी हुई मांग को एक साथ डील कर पाए। तो क्या होगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से चीजों को मंगाना पड़ेगा, या कैसे भी करके उसको अरेंज करना पड़ेगा अपनी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही टेस्ट में अंतर आता है, जैसे ही हम चेंजेस इन टेस्ट की बात करते हैं, तो उससे डिमांड अफेक्ट होगी, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो इसलिए हम बढ़ने और घटने की पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, मिनिमाइज या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये बोल के कि जो टेस्ट है वो आपका क्या होगा, जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो उसमें स्थिर रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। देयर इज कॉन्स्टेंसी इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन द इकोनॉमी। इज इट नाउ क्लियर? शोभा, क्वेश्चंस आपको एजम्पशंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं हर एक एजम्पशन को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको वाइवा देना पड़ सकता है।
अदरवाइज आप जब मॉडल लिखोगे, जब आंसर राइटिंग करोगे, आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हो एजम्पशन को, थोड़ा सा बस उसका मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करके एक एक लाइन में भी आप लिख लीजिएगा उसको। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका प्रस्ताव वक्र का है। ऑफर कर्व क्या होता है? ऑफर कर्व आपको क्या दिखाता है? इसे नाम से ही क्लियर है, ऑफर करना, ठीक है, किसी को प्रस्ताव देना। तो इट इंडिकेट्स व्हाट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी वन कंट्री इज विलिंग टू ऑफर इन एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी। मतलब ये बता क्या रहा है कि कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की किसी एक कंट्री के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ऑफर दी जाती है किसी दूसरी कंट्री की कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करने के लिए। मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर हमने दो कंट्रीज ली, ए एंड बी, ए का स्पेशलाइजेशन एक्स में है, बी का स्पेशलाइजेशन अगर वाई में है, तो मैं कह रही हूँ ये दोनों के बीच में रेसिप्रोकल डिमांड एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ए कंट्री में वाई कमोडिटी की गुड की भी जरूरत है और बी कंट्री में भी डिमांड है एक्स कमोडिटी की। ठीक है, सबसे पहले आप ये डायगोनल बना के क्लियर कर लेना कि रेसिप्रोकैलिटी है क्या, पारस्परिक मांग क्या है, कि आप कह रहे हो आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में कमोडिटीज की, और उसी की डिमांड की आप बात कर रहे हो, उसकी मांग के बारे में जब आप बात करोगे तो वो पारस्परिक मांग है। ऑफर कर्व क्या है कि कंट्री ए अपनी एक्स कमोडिटी को किस रेट पर एक्सचेंज करने के लिए तैयार है कंट्री बी की वाई कमोडिटी के साथ। ठीक है, मतलब कंट्री ए अपनी एक्स जो कमोडिटी है इसको कौन सी रेट पे ऑफर कर रहा है बी कंट्री को। ठीक है, वो ऑफर कौन सी रेट पे करेगा, किस दर पे वो प्रस्तावित कर रहा है कंट्री बी की वाई कमोडिटी के लिए अपनी एक्स कमोडिटी को, इसको हम दिखाते हैं ऑफर कर्व के थ्रू। तो ऑफर कर्व जैसे नाम से आपका क्लियर है कि ऑफर कर रहा है कोई एक देश अपनी कमोडिटी को जिस रेट पे दूसरी कंट्री की कमोडिटी के साथ, उसको एक्सप्लेन करता है ऑफर कर्व, कि आप कौन सी रेट पे कौन सी दर पे प्रस्ताव कर रहे हैं एक देश की कमोडिटी को दूसरी देश की कमोडिटी के साथ, ताकि ये दोनों कमोडिटीज एक्स एंड वाई आपस में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। उस रेट को आपको डिटरमाइन करना है थ्रू ऑफर कर्व। तो रेसिप्रोकल डिमांड भी आपका वही चीज है। रेसिप्रोकल डिमांड बस आप क्या दिखा रहे हो, रेसिप्रोकल डिमांड जब आप कह रहे हो तो आप सिंपली बोल रहे हो कि ये डिमांड साइड है, बट द मोमेंट यू यूज द ऑफर कर्व आपका डिमांड और सप्लाई दोनों को शो करता है। इस चीज को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये आपसे कि ऑफर कर्व कौन सा साइड दिखाएगा, मांग का या पूर्ति का। तो ऑफर कर्व में डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड रहते हैं। क्यों दोनों साइड रहते हैं? क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि कंट्री ए का ऑफर कर्व क्या दिखा रहा है, ठीक है, जो भी जैसे भी अभी आगे बात करेंगे जैसा शेप बनता है ऑफर कर्व का, तो ये जो आपका वक्र है प्रस्ताव वक्र, कंट्री ए के लिए क्या दिखा रहा है कि ये कौन सी रेट पे अपने गुड को सप्लाई करने को रेडी है। ठीक, मतलब कंट्री ए जो है ये एक्स कमोडिटी को कौन सी रेट पर किस दर पे देने को रेडी है, किसको, कंट्री बी को। ठीक, तो मतलब सप्लायर यहाँ पर कौन हुआ, कंट्री ए, क्योंकि ये अपनी कमोडिटी एक्स वस्तु को भेज रहा है कंट्री बी में, तो मतलब ऑफर कर्व आपका ए कंट्री के लिए सप्लाई साइड को दिखा रहा है, लेकिन सेम कमोडिटी एक्स कमोडिटी कंट्री बी में जा रही है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है कंट्री ए से, यहाँ से सप्लाई हो रही है, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है इसको, कंट्री बी। तो मतलब कंट्री बी में ये कमोडिटी एंट्री कर रही है, तो कंट्री बी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है इसकी। तो जब आप ऑफर कर्व की बात करते हो तो एक कंट्री सप्लायर हो जाती है, दूसरी कंट्री डिमांड वाला फैक्टर को दिखाएगी। तो ऑफर कर्व एक्टिंग क्या दिखाएगा, सप्लाई साइड को भी दिखाएगा और डिमांड साइड को भी दिखाता है, क्योंकि एक देश के लिए वो पूर्ति पक्ष को दिखाएगा और दूसरे देश के लिए क्या दिखाता है, वो मांग पक्ष को दिखाएगा। तो ये आपका बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, ऑफर कर्व कौन से साइड को रिफ्लेक्ट करता है, डिमांड और सप्लाई। तो आपके दोनों साइड को दिखाता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो जब हम ऑफर कर्व से शुरू करते हैं, तो ऑफर कर्व को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मार्शल एंड एजवर्थ। ये जो आपके इकोनॉमिस्ट है मार्शल एंड एजवर्थ, इन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को यूज किया ऑफर कर्व इंटरनेशनल रेट में। शोभा, किसमें आप कह रहे हो कौन सा इफेक्टिव ज्यादा होगा, रेसिप्रोकल डिमांड और ऑफर कर्व, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ रहे हो आप?
तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको ऑफर कर्व को, तो हम वापस से अभी देखिए, अगर आप ये पूछ रही थी कि क्या आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजवर्थ बॉक्स मतलब ऑफर कर्व या फिर आपका ये रेसिप्रोकल डिमांड, तो दोनों की इंपॉर्टेंस है अपनी, क्योंकि दोनों के बेसिस पे ही आप टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन कर पाओगे। या आपका क्वेश्चन इस तरीके का है कि मैम प्राइस लेवल डिटरमाइन करने के लिए डिमांड इंपॉर्टेंट है या सप्लाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइस या इक्विलिब्रियम कीमत का संतुलन निर्धारित करने के लिए मांग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पूर्ति, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बगैर आपको वो इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं मिल सकता। ये डिमांड होती है, सप्लाई होती है, जहां ये काटेगा वहीं पे आपका प्राइस डिटरमाइन है। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन की the demand side is with important और supply side important, दोनों important है। सिमिलरली आपका यही बात यहाँ पे भी है कि रेसिप्रोकल डिमांड भी important है, कि उसी के बेसिस पे आपका क्या निकलेगा ऑफर कर्व, आप उसी के बेसिस पे डिराइव कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पे दो कंसेप्ट की बात है कि दोनों ने अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ जोड़ा है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, हम उसी एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में रिकार्डो में लिया था, उसको ही हम लेकर यहाँ पर दिखाएंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिटरमाइन हो रही है। कि आपने जहाँ पे नोट किया था लास्ट क्लास को, उस एग्जाम्पल को खोलिएगा। हमने दो कमोडिटीज ली थी, वाइन एंड लिनन। दो कंट्रीज थी हमारे पास, एक इंग्लैंड था और दूसरा हमने लिया था पुर्तगाल। हम ये कह रहे थे कि इंग्लैंड को वाइन के प्रोडक्शन में कितना लग रहा है, 120 लेबर आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 120 श्रम घंटे लग रहे हैं। लिनन के प्रोडक्शन में 100 लेबर आवर्स लग रहे हैं, ठीक। जब हमने पुर्तगाल की बात करी थी, तो पुर्तगाल में क्या था सीन, 60 लेबर आवर्स एंड लिनन का 90 लेबर आवर्स। तो क्योंकि हम कह रहे हैं इसका बेसिस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, हम बात कर रहे थे तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज का कोई भी सीन यहाँ नहीं दिखता है, निरपेक्ष लाभ नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल को दोनों ही कमोडिटीज में कम समय लग रहा है। अगर वो वाइन का प्रोडक्ट कर रही है तो उसको 60 घंटे लग रहे हैं, अगर वो लिनन का प्रोडक्शन कर रही है तो 90 घंटे लग रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड को वाइन बनाने में 120 घंटे लगते हैं, जबकि पुर्तगाल उसी कमोडिटी को 60 घंटों में बना ले रही है। तो मतलब पुर्तगाल को फायदा है इसको बनाने में। अगर हम लिनन की बात करें, इंग्लैंड को 100 लेबर आवर लगते हैं लिनन बनाने में, पुर्तगाल को 90 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल को ही है यहाँ पर दोनों कमोडिटीज में। तो ऐसे सिचुएशन में रिकार्डो ने क्या बताया कि हम देखते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज को, हम बात करते हैं तुलनात्मक लाभ की, कि जहां पर तुलनात्मक लाभ ज्यादा होगा वो कंट्री उसको चूज कर लेगी जिसके पास डोमिनेंसी है दोनों ही कमोडिटीज में। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा था, इंग्लैंड किसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा था, इस बिल को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अब बताइए इंग्लैंड का स्पेशलाइजेशन किस, जहां तक हमने पढ़ा है वहां के आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास को फिर से नहीं रिपीट करूंगी मैं। जी, हमने देखा था, जब हमने बात करी थी कि हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल एक्सचेंज रेट की, कि कैसे देश का आंतरिक जो आपका वो है विनिमय दर कैसे निर्धारित हो रहा है। उसके बेसिस पर हमने देखा था कि इंग्लैंड जा रहा था प्रोडक्शन करने लिनन का,
डिस्कशन हुआ वो हमने क्या देखा था, जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, वन हमने बात करी थी कि हम कह रहे थे अगर हम इंग्लैंड का देख रहे हैं कि 120 वाइन और हम यहाँ कह रहे थे रेड लिनन, अगर इंग्लैंड की सीन की बात करें तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ कि आप वाइन और लिनन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक। तब हमने क्या देखा था कि जब आपने यहाँ का डिस्कशन किया था कि वाइन के बदले में ये इतना ये कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कहते हैं, अगर आपको लिनन और वाइन के बीच में देखना है कि एक लिनन के बदले कितना वाइन ये एक्सचेंज करेगा, तो लिनन की मात्रा आपकी 100 थी और आप इसको एक्सचेंज कर रहे थे वाइन की मात्रा के साथ, जो क्वांटिटी वाइन की थी उसके साथ, तो उसके बेसिस पे आपका 0.8 आ रहा था। चीज लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी हमने इस इक्वेशन को कि आपने कैसे इसको डिटरमाइन किया है, वाइन और लिनन के बीच की जो एक्सचेंज रेट को देखा था। तो एक बार आप फिर से उस क्लास को देखिएगा कि मुझे अभी यहाँ से आपका ऑफर कर्व के प्रिंसिपल को समझाना है। तो जब आप यहाँ से प्रिंसिपल लेकर आओगे ऑफर कर्व के थ्रू, आप कैसे रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू आप बात कर रहे हो कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे टर्म्स ऑफ ट्रेड को, तो जो दो इक्वेशंस हमने लिखी हैं, एक इंग्लैंड के लिए और दूसरी वाइन के लिए, वो हमारी यही इक्वेशन है 0.8 वाइन एंड 1 वाइन इज टू 6 लिनन, ठीक। इसके बेस करोगे एक बिल्ड कर बॉक्स पुर्तगाल के लिए। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है इसके बेस पे आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपने वाइन को लिया या आपने लिनन लिया फॉर इंग्लैंड और यहाँ पे फॉर पुर्तगाल लिनन एंड ये वाइन। तो अगर मान लीजिए पहले हम इंग्लैंड की इक्वेशन के साथ अगर हम डील करें, ये जो आपकी पहली इक्वेशन है 1 लिनन इज इक्वल्स टू 0.8 वाइन, इसके साथ अगर हम डील करें, अगर वाइन का अमाउंट इफ सपोज दैट इज 1, अगर वाइन की मात्रा 1 यूनिट है तो लिनन कितनी होगी, 1 लिनन इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1 कर देंगे आप, तो मतलब ये वैल्यू आपकी 0.8। अगर आप वाइन में चेंज करें, अगर वाइन इज इक्वल्स टू 2 कर दें आप, तो लिनन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 इंटू 2, मतलब आप कह रहे हो 1.6। वाइन आप 3 करते हो तो आएगा दैट इज 2.4, क्योंकि आप क्या कर रहे हो 0.8 इंटू 3, क्योंकि आपने जो इक्वेशन निकाली है आप उसी में क्या कर रहे हो वैल्यूज पुट करते जा रहे हो। अब जैसे जैसे वाइन का अमाउंट चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, लिनन का अमाउंट चेंज होता जा रहा है। यही काम हम क्या करेंगे पुर्तगाल के लिए भी करेंगे कि जब आपने बॉक्स बनाए, ऐसी चीजें आप जब आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी आपने बहुत बार किया होगा, एक्स और वाई की वैल्यू जब आप निकालते हो इक्वेशंस के थ्रू, एक वैल्यू पुट करके आप बाकी निकालते जाते हैं। तो जब आपका लिनन 1 अमाउंट, तो वाइन अमाउंट कितने 0.6, जब आप 2 कर रहे हो इसको तो ये 1.2, 3 करोगे तो ये आपका 1.8। तो आपको क्या मिल रही है, आपको मिलती जा रही है। बट ये क्या है, इंटरनल रेट फॉर इंग्लैंड, क्योंकि हम इंग्लैंड की इंटरनल एक्सचेंज रेट को यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, और ये क्या है आपकी पुर्तगाल की इंटरनल एक्सचेंज रेट, क्योंकि जो दो इक्वेशंस आपने निकाली थी उन दोनों समीकरणों के बेसिस पे, वो दोनों समीकरण आपके दिखा क्या रहे थे कि दोनों देश में आंतरिक रूप से विनिमय दर क्या है। आपने दोनों देशों की अलग अलग आंतरिक एक्सचेंज रेट को निकाला, विनिमय दर को निकाला, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करोगे। ये पॉइंट कहाँ से आया, ये बॉक्स कैसे बना, ये क्लियर है आप लोगों को। यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा कि आप डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि आपने कैसे ये इन बॉक्स का निकाला है, एक इंग्लैंड का आपने एक बॉक्स बनाया और एक पुर्तगाल का बनाया, जो आपने इक्वेशंस फाइंड आउट करी हैं उन्हीं के बेसिस पे आपने इन दोनों बॉक्स को बनाया है। अब क्या है, हमें वैल्यूज मिल गई हैं, हमको इन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है या हमें ग्राफ बनाना है इनका। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो जैसे आपको पता है कोई भी ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आपकी एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है।
ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो लिया। सपोज आपने एक्स एक्सिस में वाइन को रखा और वाई एक्सिस आपका दिखा रहा है लिनन को। ठीक, आपके पास दो कंट्रीज हैं, दोनों की एक्सचेंज रेट आपके पास है, इंग्लैंड की भी और पुर्तगाल की भी, जो आपने बॉक्सेस के थ्रू निकाली है। मान लीजिए आपका 0.5, या आपका 1, या आपका 1.5, 2, 2.5, 3 और यहाँ पे 3.5 और यहाँ कहीं ऊपर आपका 4। स्क्रीन में जगह नहीं होती इसलिए मैं, आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो गैपिंग थोड़ी ज्यादा करिएगा तो आपका डायग्राम ज्यादा क्लियर बनेगा। हमने 0.5 के डिफरेंस पे 4 यूनिट तक अपने क्या किया, स्केलिंग करी है। यहाँ पे भी सेम किया, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। अब आपने वाई एक्सिस पे लिनन को लिया है, एक्स अक्ष पे आपका वाइन है। अब हम दोनों कंट्रीज के लिए 1 बाय 1 इसको ड्रॉ करेंगे। पहले अगर हम इंग्लैंड का लेते हैं, ठीक, जहाँ पे आपने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स को अपने सामने खोल लीजिएगा। मुझे क्योंकि स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी तो मैं बार बार स्लाइड नहीं चेंज करूंगी। आपने जहाँ पे बॉक्स बनाया वहां पे देखिए, जब वाइन का अमाउंट 1 था तो लिनन का अमाउंट कितना आ रहा था? 0.8। फटाफट आंसर करिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, वाइन हमने एक्स एक्सिस पे लिया है तो 1 यहाँ पे दिखा रहा है एक्स एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट क्या है, लिनन 0.8, मतलब ये आपका कहीं पे लगभग यहाँ के आसपास होगा। तो पहला जो हमें पॉइंट मिला वो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। दिस इज द 0.1 फॉर इंग्लैंड, एक वाइन के बदले 0.8 लिनन। सेकेंड, जब वाइन आपका 2 हो गया तो लिनन की मात्रा कितनी हो गई, 1.6। तो ये आपका 2 है और 1.6 आपका लगभग यहाँ पे कहीं, तो मतलब जो नया पॉइंट हमें मिलेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे। थर्ड यूनिट पे जाएं। थर्ड यूनिट क्या दिखा रही है, तीसरी, जब आप तीन वाइन को यूज कर रहे हैं तो लिनन का अमाउंट कितना हो गया, 2.4। मतलब ये यहाँ पे आपका 3 एंड 2.4 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपका यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा। इसके आगे बढ़ोगे 4 यूनिट पे 3.4 समथिंग, तो ये आपकी चौथी यूनिट है और 3.4 आपका लगभग यहाँ पे कहीं। तो मतलब ये जो अमाउंट आएगा वो आपका इधर कहीं जाएगा। मेरी स्क्रीन के आउटर में जा रहा है वो, तो आप लोग अपने हिसाब से ड्रॉ करिएगा। तो ये इन लाइंस को जब आप एक साथ ज्वाइन करोगे तो ये क्या दिखा रहा है, इंटरनल एक्सचेंज रेट फॉर इंग्लैंड। क्योंकि हमने ये इंग्लैंड की इक्वेशन से ड्रॉ किया है तो ये हमें क्या दिखा रहा है, आंतरिक विनिमय दर इंग्लैंड की। सेम यही चीज अब हम दूसरी इक्वेशन के साथ करें। अगर पुर्तगाल में देखिए, जब लिनन का अमाउंट 1 है तो वाइन का अमाउंट कितना है, 1 लिनन पे वाइन कितनी थी, 0.6। देखिए जब आप ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, भूल जाते हैं कौन सा एक्सेस पे क्या ले रखा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप कह रहे हैं 1 लिनन एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं 0.6 वाइन। तो मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, मान लीजिए इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। सेकेंड क्या है, 2 लिनन पे 1.2 वाइन। तो लिनन आपका 2 एंड 1.2 आपका क्या है, वाइन। तो ये आपकी यहाँ पे कहीं पे आएगा ये पॉइंट, सेकेंड क्रॉस। थर्ड क्या है, 3 एंड 1.8। 3 आपका लिनन एंड 1.8 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसके बेसिस पे आप लेके जाओगे ऊपर तो यहाँ पे कहीं आपको ये पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट आपका 4 पे 2.4, लिनन आपका यहाँ पे 4 और यहाँ कहीं पे आपका आएगा इधर पे 2.4, ठीक। अब आप जब इनको एक साथ जोड़ोगे तो ये आपका क्या दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा आप लोग। ये आपकी पुर्तगाल की एक्सचेंज रेट को दिखा रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो आपने मैथमेटिकली निकाली थी टेबल
उसी टेबल को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और ये दोनों लाइंस आपकी ग्रीन लाइन पुर्तगाल की एक्सचेंज रेट को दिखा रहा है और रेड लाइन जो है वो आपकी इंग्लैंड की एक्सचेंज रेट को शो करेगा। तो अभी आपको इंटरनल एक्सचेंज रेट पता है कि दोनों कंट्रीज को आपने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, जहां एक्स एक्सिस वाइन को दिखा रही है, वाई एक्सिस लिन को शो कर रहा है। ठीक, अब ऑफर कर्व आपका क्या है, हम कह रहे हैं अभी तक आपने ये जो निकाला ये रेसिप्रोकल डिमांड के थ्रू निकाला। ठीक, अब आप देख रहे हो ऑफर कर्व की बात कि एक्चुअली ऑफर कर्व बनता क्या है, कैसे है। अब जब पुर्तगाल अपनी किसी ऑफर करेगा अपनी कमोडिटी को इंग्लैंड के पास, तो वो अपनी एक्सचेंज रेट के पास ऑफर ना करके इंग्लैंड की एक्सचेंज रेट के पास कहीं ऑफर करेगा। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमें याद करिए जब हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ रहे थे हमने कहा था गैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलेगा। ठीक, मतलब पुर्तगाल को एडवांटेज दोनों में है, लेकिन वो क्या देख रहा है, उसको कंपैरेटिव या तुलनात्मक रूप से कहाँ पे ज्यादा लाभ होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि पुर्तगाल को फायदा दोनों में ही है, तो क्या करेगा, गैपिंग को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में वो अपनी एक्सचेंज रेट ऑफर कर रहा है, जब वो अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है इंग्लैंड को, तो वो जहां पे भी ऑफर करेगा वो ऑफर कहाँ होगा, इंग्लैंड की जहां पर एक्सचेंज रेट आपने बनाई है उसके कहीं पास पे ऑफर कर रहा है। क्यों पास में कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई ऑफर रेट होनी चाहिए, ऐसी एक्सचेंज रेट ऑफर होनी चाहिए, ऐसी दर होनी चाहिए जिसमें पुर्तगाल को भी फायदा हो और वो एक्सेप्टेबल इंग्लैंड के लिए भी हो। तो इनिशियली वो क्या करता है, अपनी एक्सचेंज रेट से दूर कहीं पे ऑफर करेगा, कहीं पे भी ऑफर करेगा, ये कोशिश करेगा कि अपनी एक्सचेंज रेट से दूर और इंग्लैंड की एक्सचेंज रेट के पास में ऑफर करे। बट धीरे धीरे क्या होगा, वो शुरुआत में कोशिश करेगा कि वो अपनी एक्सचेंज रेट से दूर में ऑफर करे, बट ग्रेजुअली अगर नेगोशिएशन नहीं होता है तो ये फिर अपनी एक्सचेंज रेट के पास में ऑफर करना शुरू करता है। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, कैसा कर्व दिखाएंगे कि वो इस लाइन से थोड़ा दूरी पे पहले ऑफर करेगा और एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा ये अपनी लाइन के पास इंक्लाइंड होना शुरू करेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऐसे ही जब इंग्लैंड ऑफर करेगा तो ये ऑफर क्या होगा, पुर्तगाल की एक्सचेंज रेट के पास कहीं ऑफर करेगा, अपनी एक्सचेंज रेट से दूर और पुर्तगाल की एक्सचेंज रेट के पास, और धीरे धीरे अपनी एक्सचेंज रेट के पास आएगा। तो जब आप इनको एक साथ ड्रॉ करते हो, अगर आप ब्लू लाइंस को एक साथ बनाओ तो एक आपका ऑफर कर्व ये है, और रेड वाले पॉइंट्स को एक साथ जोड़ो तो एक ऑफर कर्व आपका ये है। इस पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे कि 30 सेकेंड्स ही बचे हैं अभी, तो यहाँ पे भी क्लास ओवर हो जाएगी, बट इस पॉइंट को फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो ये जो आपके दो कर्व्स आए, टेस्ट के बारे में उत्कर्ष देखिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं आए, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि टेस्ट होगा भी या नहीं भी होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया जाएगा, बता दिया जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर्व निकाल रहे हैं, एक दूसरे की एक्सचेंज रेट को पता करके कैसे कंट्री ऑफर करती है दूसरी कंट्री के लिए एक्सचेंज रेट। इस डायग्राम तक रखिए, इस डायग्राम से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी मैं। थैंक यू क्लास।